अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब जो मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना जो है आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं जो आपके साथ कैटेगरीज शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है। चलें अब दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की कैटेगरी की तरफ आते हैं जो कि है हार्ड फोर्क कॉइन्स। यानी ये ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो किसी मेन ब्लॉकचेन को हार्ड फोर्क करके मार्केट में आए हैं, लेकिन जब वो मार्केट में आए ना तो उन्होंने कोई अपने यूज केस को बढ़ाया है और ना ही उन्होंने इन्वेस्टर जो कि मेन फैक्टर है किसी भी प्राइस को ऊपर ले जाने और नीचे गिराने के लिए, और ना ही उन्होंने मार्केट में जो अटेंशन है इन्वेस्टर्स की वो अपनी तरफ ग्रैब की है। तो ऐसे कौन से कॉइन्स हैं, पूरी एक लिस्ट है इस वक्त अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है। तो सबसे पहले आते हैं जी जो किंग है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, बिटकॉइन, उसके हार्ड फोर्क की तरफ। बिटकॉइन के बहुत से हार्ड फोर्क हैं, ये पूरी एक लिस्ट है। इसमें से कुछ ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो टॉप क्रिप्टो कॉइन्स शामिल होते हैं, जैसे कि LTC है। LTC एक्चुअली लाइट कॉइन है। अब लाइट कॉइन मार्केट में है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन स्पीड है उसको बढ़ा दी है और बाकी कोई यूज़ केस नहीं बढ़ाया। यानी या तो वो इथेरियम की तरह इस अपने ब्लॉकचेन के ऊपर कोई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन टोकन वगैरह इशू करने का कोई सेटअप वगैरह करते तो उसकी कोई समझ आती। इसी तरह बिटकॉइन का जो हार्ड फोर्क है, बिटकॉइन कैश है, फिर बिटकॉइन गोल्ड है, डैश कॉइन है, ये सारी एक लिस्ट है। अगर कहते हैं तो ये मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बताने का मकसद ये है कि बिटकॉइन की अगर मैं सिर्फ बात करूं, बिटकॉइन की क्या मेन प्रॉपर्टी थी, वो थी स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले कभी जब बिटकॉइन का आगाज हुआ था उस वक्त तो ये खैर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि बिटकॉइन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ प्रोसेस करे और कम से कम फीस के साथ करे, क्योंकि जैसे ही नेटवर्क पर लोड पड़ता है और ये BTC की प्राइस भी बढ़ जाती है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन हफ्तों लेट हो जाती है, इवन के बैंकिंग सेक्टर से भी लेट हो जाती थी। तो इसको फिर लोगों ने छोड़ के अब बिटकॉइन को बना लिया स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है? देखिए, मालदार लोग जो हैं अपने पैसों को, जो फियाट करेंसी होती है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास अगर अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बैठे बैठे डॉलर का रेट बढ़ जाता है और मेरा पैसा गिर जाता है, तो वो 1 लाख जितने गुना पैसा गिरेगा उतने ही मेरा पैसा डिवैल्यू होगा, क्योंकि वो सिर्फ डॉलर की प्राइस नहीं बढ़ती है, जो आप डॉलर के अगेंस्ट जो पूरी इकोनॉमी है, जो पूरे चीज़ें मैंने उस फियाट करेंसी के साथ जो पैसों के साथ मैंने खरीदनी है, उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइस है अशिया की, जिन अशिया को मैंने इस 1 लाख रुपए से खरीदना था वो बढ़ रही हैं, लेकिन मेरा पैसा गिर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जो सरमायादार लोग हैं, वो अपने पैसों को बजाय इसके कि वो पेपर करेंसी में रखें, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन जब ये क्रिप्टो मार्केट का रेवोल्यूशन आया तो बड़े बड़े इन्वेस्टर की नज़र बिटकॉइन की तरफ गई कि बिटकॉइन को हम स्टोर ऑफ वैल्यू बनाते हैं। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम गोल्ड पे भी अपना सरमाया डाल देते हैं और बिटकॉइन पे भी डाल देते हैं। और जब उन्होंने देखा कि बिटकॉइन की वैल्यू तो बहुत शूट कर रही है, गोल्ड की वैल्यू तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रही, तो इस वजह से लोगों ने बिटकॉइन को फोकस किया इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए। तो इसकी बिटकॉइन की ये जो क्वालिटी है, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको अभी तक कोई कैप्चर नहीं कर सका। बहुत सी उन्होंने ट्रांजैक्शन को स्पीड अप करने और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, बिटकॉइन के जो फ्लॉज हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है इन्वेस्टर की दिलचस्पी, वो कैप्चर नहीं कर सके। तो इसी वजह से मैं बिटकॉइन के जो हार्ड फोर्क हैं, जैसे लाइट कॉइन वगैरह, डोज कॉइन, ये वो सारे, बिटकॉइन कैश, इनके बारे में मैं यानी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मैं आपको फेवर नहीं करूंगा। अब आए इथेरियम। सिर्फ बिटकॉइन के हार्ड फोर्क नहीं है, इथेरियम का अपना भी हार्ड फोर्क है। मेन जो है वो इथेरियम क्लासिक है, बल्कि टेक्निकली कहा तो ये जाता है कि जो अभी इथेरियम है विटालिक बटरन का, वो तो एक्चुअली हार्ड फोर्क होके वो एडवांस हो गया। जो मेन ओरिजिनल इथेरियम था वो इथेरियम क्लासिक ही रहा है। तो खैर इसके भी, इथेरियम क्लासिक का भी मुझे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपको पता है इथेरियम का जो मेन प्रोजेक्ट है जिसको विटालिक बटरन लीड कर रहा है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है और उसी के ऊपर ये DeFi रेवोल्यूशन आ रहा है, NFT वगैरह सारा कुछ उसी के ऊपर। तो इन्वेस्टर का मेन फोकस अब इथेरियम की तरफ है और इथेरियम को ही लोग समझ रहे हैं कि शायद आने वाले वक्तों में वो BTC को रिप्लेस कर दे। इसी तरह रिपल का अपना फोर्क है स्टेलर XLM। स्टेलर भी बहुत पुराना कॉइन है, लेकिन आप देखें उसकी प्राइस जो है वो लेस देन $1 है। वजह क्या है? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, अगर आपने हार्ड फोर्क करना है तो मार्केट कैप्चर करें, इन्वेस्टर्स को कैप्चर करें, कोई यूज़ केस मार्केट में पेश करें। तो इस वजह से मैं इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, बावजूद इसके कि
स्टेलर जो है वो कई एक दो न्यूज़ आई हैं पिछले दिनों के, किसी कंट्री को इस ये CBDC बना के दे रहे हैं, जो सेंट्रलाइज बैंकिंग डिजिटल करेंसी होती है वो बना के दे रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इसके लिए। इसी तरह मोनेरो है, मोनेरो के अपने हार्ड फोर्क हैं, ये पूरी एक लिस्ट है। वो ज़्यादा एक्चुअली टॉप कॉइन्स नहीं है, इस वजह से मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आप कहेंगे तो इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। आगे आए जी, इनक्रिप्टेड कॉइन्स। इनक्रिप्टेड कॉइन्स क्या है? ये जितने मार्केट में आपको ये पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। जैसे मोनेरो है, डैश कॉइन है, वर्ज है, जी कैश है, हॉरिजन है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जितने ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जिन आम जो रूटीन में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज नहीं होती, किसी का भी आप वॉलेट लेके उसकी पूरी वॉलेट की हिस्ट्री, यानी उसका जो वॉलेट है वो पब्लिक एड्रेस होता है, उसका वॉलेट जो है कोई बंदा भी पकड़ के उसके अकाउंट की डिटेल वगैरह ले सकता है। लेकिन ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये जो प्राइवेट कॉइन्स हैं, इनकी कोई भी डिटेल नहीं ले सकता। अब ये इनके फंडामेंटल्स मुझे क्यों इतने ज्यादा ब्राइट नहीं नजर आ रहे? मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, लेकिन मैं आने वाले वक्तों में क्या देख रहा हूं कि सारे मुल्कों में ये जो जितने प्राइवेट कॉइन्स हैं, इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जितने मनी लॉन्ड्रिंग है, जितनी इलीगल एक्टिविटीज हैं, लोग ये पब्लिक एड्रेस वाले क्रिप्टो कॉइन्स के जरिए नहीं करेंगे, वो ये मोनेरो, डैश कॉइन वगैरह, ये इस तरह के ये जो प्राइवेट कॉइन्स हैं उनके जरिए करेंगे। तो गवर्नमेंट्स मजबूर हो जाएंगी कि इस तरह के जो डीलिंग वगैरह उनके ऊपर बैन लगाया जाए, एक्सचेंजेस को मना कर देंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, बराह रास्त ये चूंकि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होते हैं सारे, बराह रास्त इनको ब्लॉक तो नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो जहां से ये बाय और सेल होते हैं, उन एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट्स कहेंगे कि आपने ये वाले टोकन जो है वो बाय नहीं करने। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो जब अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगी तो आपके पैसे तो बिल्कुल डंप हो जाएगी, उसकी वैल्यू तो आप तो उसमें फंस जाएंगे। तो आप, मेरी नजर में जितने प्राइवेट कॉइन्स हैं, ये लिस्ट मैंने दी है, वैसे आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। इन कॉइन्स में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी ना रखें। हाँ, अगर आपने शॉर्ट टर्म आप देखते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको सिग्नल मिलता है कि ये फलां कॉइन जो है इतनी देर के लिए फलां वैल्यू तक जा सकता है, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लास्ट में, जितने हाइप कॉइन है, मेरी नजर में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनका कोई यूज केस नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल डोज कॉइन की है। डोज कॉइन की क्या यूटिलिटी है, उसका क्या यूज केस है? कोई यूज केस नहीं है, सिवाय इसके बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज उनको बैक कर रही हैं, वो अपने मफादात के लिए जब दिल करता है उनको पंप करती हैं, और जितने बेचारे रिटेलर हम जैसे वो बाय कर लेते हैं, जैसे ही बाय करते हैं वो अपना सारा क्रिप्टो उन्हीं को सेल कर रहे होते हैं, महंगे दामों पे वो सेल कर रहे होते हैं। जैसे ही वो डंप होना शुरू होता है, रिटेलर दोबारा खौफ में आके फिर नुकसान में सेल करना शुरू करते हैं। ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज फिर उनको बाय करना शुरू कर देते हैं। तो ये पंप और डंप वाले कॉइन्स हैं, उनकी कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपने अगर लॉन्ग टाइम होल्ड करने हैं, जैसे सेफ मून है, सेफ मून अब किधर गया उसका। तो इसी तरह के जितने, वैसे तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक तरह की हाइप मार्केट है, लेकिन उनका कोई यूज केस है। डोज कॉइन का क्या यूज केस है? तो ऐसा नहीं है कि मैं हाइप के अगेंस्ट हूं, हाइप क्रिएट होने से बेनिफिट होता है, लेकिन साथ साथ उसको बैक करने के लिए कोई यूज केस भी तो होना चाहिए। तो जब कभी भी आप किसी क्रिप्टो कॉइन की कोई हाइप देखें, उसमें इन्वेस्टमेंट से पहले उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करें, उसके यूज केस को स्टडी करें, उसकी टीम को स्टडी करें, तो फिर जाके कहीं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये वो मेरी लंबी वीडियो थी। शायद मैं, जैसे मैंने आपको कहा, लंबी होने की वजह से इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। तो अभी मुझे इजाजत दें। उम्मीद करता हूं कि मैंने काफी हद तक आपको बता दी है कि आपको कौन से टॉप क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं ना कि रिस्क फ्री अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो टॉप क्रिप्टो कॉइन्स में करें। तो टॉप के चक्रों में जाके आपने ऐसे कॉइन्स में नहीं फंस जाना जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, या वो आने वाले वक्तों में मुमकिन है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल ही बंजर हो जाए, आपको उतना प्रॉफिट ना दे जितने के दूसरे क्रिप्टो कॉइन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको उससे बेनिफिट मिलता। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।